सुप्रभात प्रशिक्षुओं, मैं डॉक्टर अनीता, प्रवक्ता हिंदी, डाइट रायबरेली। डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी भाषा शिक्षण में विराम चिन्हों का प्रयोग एवं महत्व विषय के भाग 2 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह: जब किसी वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आए तो वहाँ पर प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके साथ ही साथ प्रत्यक्ष रूप से पूछे गए प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहा क्या पढ़ रही है, अमन कब लखनऊ जाएगा, तुम कब आए। तो यहाँ हमने देखा कि प्रश्न को प्रत्यक्ष रूप से पूछा गया है, तो यहाँ हमने प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। प्रश्नसूचक चिन्ह इस भांति प्रदर्शित किया जाता है। इसी के साथ साथ हम यह जान लेते हैं कि अप्रत्यक्ष कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे तुम्हें नहीं मालूम कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कब आए। इन वाक्यों में हम यह देख रहे हैं कि प्रश्नसूचक शब्द तो आए हैं किंतु प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे वाक्यों में हम जहाँ पर कथन अप्रत्यक्ष हो किंतु प्रश्नसूचक शब्द आए पर वहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, ना कि प्रश्नसूचक चिन्ह का। इसके साथ ही साथ ऐसे वाक्य जहाँ पर प्रश्न आज्ञा के रूप में हो तो वहाँ पर हम प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे विराम चिन्ह की परिभाषा बताओ, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रश्न आज्ञा के रूप में है, आदेश के रूप में है, इसलिए हम यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। विस्मयबोधक चिन्ह: विस्मयबोधक या विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किया जाता है। वाक्य में जब ये भावसूचक शब्द प्रारंभ में आते हैं तो वहाँ पर इनके उपरांत विस्मयबोधक चिन्ह को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अरे तुम पढ़ चुके, वाह कितना अच्छा गाते हो। तो हमने देखा कि यहाँ पर वाह अच्छा के लिए अच्छे के भाव को प्रकट कर रहा है, अरे आश्चर्य के भाव को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। निर्देशक चिन्ह: निर्देशक चिन्ह का प्रयोग जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को उद्धृत करना हो, वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ना हो अथवा किसी रचना के बाद उसके कवि या लेखक का नाम लिखना हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, जीवों पर दया करो, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, अमृत तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध द्वारा कही गई उक्ति को कि जीवों पर दया करो के को हम निर्देश मध्य में दोनों ही इस कथन और कहने वाले के मध्य में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कामायनी किसकी रचना है यह प्रदर्शित करने के लिए हम मध्य में निर्देशक चिन्ह को प्रदर्शित करेंगे। अमृत तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर एक विचार दूसरे पर आधारित है, इसलिए इसको हम निर्देशक चिन्ह के माध्यम से दर्शाएंगे। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह भी कहते हैं क्योंकि यह एक पद का दूसरे पद से संबंध तथा एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताता है। जब किसी पंक्ति के अंत में कोई दूसरा शब्द पूरा नहीं होता है तो
तो वहाँ योजक दे करके शेष खंड को दूसरी पंक्ति में लिखते हैं। जैसे जिलाधिकारी आज अस्पताल का दौरा करेंगे, तो जिलाधिकारी एक साथ लिखा जाता है, किंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि जिलाधिकारी एक साथ नहीं यहाँ पर आ सकता है, प्रस्तुत हो सकता है। इसलिए जिला अधिकारी को एक साथ दर्शाने के लिए हम शेष जिला के आगे योजक चिन्ह प्रदर्शित करने के उपरांत अगली पंक्ति में अधिकारी को लिख देंगे, तो वह एक साथ ही प्रदर्शित माना जाएगा। इसके साथ ही साथ समस्त पदों के मूल खंडों को अलग अलग लिखने में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रतिदिन, बारंबार, तो प्रतिदिन के जब हम अलग अलग खंड करते हैं तो उसके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दिन दिन, बारंबार, बार बार, तो हम देख रहे हैं कि जब हमने इस समस्त पद के खंड अलग अलग किए तो इनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया। इसी तरह द्वंद्व समास के समस्त उदाहरणों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे भाई बहन के मध्य हम देख रहे हैं योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है माता पिता। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक ही वाक्य में कई पदों के एक साथ व्यवहार किए जाने पर भी उनके नाम गिनाने में अल्प विराम के स्थान पर योजक चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि योजक के ऐसे प्रयोग से वाक्य के बीच में अल्प विराम के कारण उत्पन्न होने वाला भ्रम दूर हो जाता है। जैसे बहुत सा धन लेकर राम और श्याम गांव लौटे, तो यहाँ राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, तो इन्हें अलग अलग दिखाने के लिए हमें मध्य में योजक चिन्ह प्रदर्शित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इसी तरह से समानार्थक और विपरीतार्थक शब्द लिखते समय उन शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, पास पास, जीवन मरण, तो हमने देखा यहाँ पर समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्दों के मध्य भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण और युगल उद्धरण। इसे अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। इकहरे उद्धरण या एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी लेख, पुस्तक, कविता आदि के शीर्षक लिखने में होता है। जैसे मैंने आज गोदान पढ़ा, तो गोदान यहाँ मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक उपन्यास है। प्रेमचंद जी ने गोदान नामक जो उपन्यास लिखा है, इसको प्रदर्शित करने के लिए, इस शीर्षक को प्रदर्शित करने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी उद्धरण को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि महावीर प्रसाद जी ने क्या कहा है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो उनकी इस उक्ति को ज्यों का त्यों प्रदर्शित करने के लिए हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विवरण चिन्ह। जब किसी कथन को विस्तृत रूप से व्यक्त करना होता है तब इस विवरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, अशिक्षा, दहेज प्रथा। तो हमें इस प्रश्न को विस्तार देना है, विवरण देना है, इसलिए यहाँ पर इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का वर्णन प्रयोग किया जाता है, तो हमें इस प्रश्न को विस्तार देना है या हमें विराम चिन्हों का आगे विवरण करना है, इसलिए यहाँ पर विवरण चिन्ह को प्रस्तुत किया गया है। कोष्ठक चिन्ह। आइए देखते हैं कोष्ठक चिन्ह का हम कब प्रयोग करेंगे। प्रायः हम
देखते रहे हैं कि गणित में कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग उनके भिन्नों में ज़्यादा होता रहा है, जैसे छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो इसके साथ ही साथ इसका विकल्प, किसी प्रश्न का विकल्प दिखाने में यह क्रम सूचक अक्षरों के साथ भी होता है कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग। और हिंदी भाषा में प्रायः छोटे कोष्ठक का ही प्रयोग होता है। इसके साथ ही साथ नाटक, एकांकी में निर्देश के लिए भी कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे राजा का प्रवेश, पटाक्षेप या दृश्य जब नाटक एकांकी में परिवर्तित होता है तो वहाँ पर भी इस छोटे कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ वर्णों या संख्याओं को बंद करने के लिए, जैसे क, ख, ग, इस का को बंद करने के लिए और 1, 2, 3 को, इन संख्याओं को दूसरी संख्या से अलग दिखाने के लिए या स्वतंत्र दिखाने के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर। डॉक्टर को जब हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो इस डॉक्टर शब्द का पहला वर्ण डॉ उठाते हैं और उसके उपरांत हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर का प्रो, प्रा और ओ की मात्रा हम लेते हैं, तदुपरांत हम लाघव चिन्ह का प्रयोग इसको संक्षेप में दिखाने के लिए करते हैं। इसी तरह से मास्टर ऑफ आर्ट को संक्षेप में लिखने के लिए MA के मध्य में M के उपरांत लाघव चिन्ह और A के उपरांत लाघव चिन्ह। इसी प्रकार जिन भी शब्दों को हमें संक्षेप में लिखना हो उनको उनके पहले अक्षर को लेते हुए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हुए उसका संक्षेप हम बनाएंगे। हंस पद चिन्ह, हंस पद चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है, क्योंकि इसका हम दैनिक जीवन में प्रायः ही प्रयोग करते रहते हैं, क्योंकि त्रुटियां मानव जीवन के स्वभाव में अंतर्निहित हैं। जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो हंस पद चिन्ह को लगाकर उस छूटे हुए शब्द को लिख दिया जाता है। जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ था, तो हम यहाँ इस उदाहरण में देख रहे हैं कि संविधान शब्द छूट गया है। तो इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए हम हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हुए संविधान शब्द को ऊपर लिख देंगे। ऊपर की पंक्ति में लिख करके हम इस वाक्य को, अपने वाक्य को, अधूरे वाक्य को पूर्ण करेंगे। समतामूलक चिन्ह, किसी शब्द का अर्थ लिखते समय समतामूलक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ललित सुंदर, रात्रि निशा, तो हम यहाँ पर ललित का अर्थ लिख रहे हैं, इसलिए मध्य में समता यानी बराबर का, समानता का चिन्ह लगा रहे हैं। इस चिन्ह को बराबर का भी चिन्ह कहते हैं। गणित में भी इसका बहुतायत से प्रयोग होता है। इसके साथ ही साथ व्याकरण के विश्लेषण के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तपः वन, तपः धन वन, तपोवन, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। प्रायः संधि विच्छेद करते समय भी इसका प्रयोग करते हैं। अन्य विरामों को भी हम जान लेते हैं। अन्य विराम में तारक चिन्ह का प्रयोग हमने प्रायः पुस्तक पढ़ते समय देखा है। तारक चिन्ह का प्रयोग फुटनोट अथवा पाद टिप्पणी देने में किया जाता है। पुस्तक के मध्य क्लिष्ट शब्द या किसी शब्द की व्याख्या प्रदर्शित करनी हो तो वहाँ पर हम उस शब्द की व्याख्या को पाद टिप्पणी के रूप में प्रदर्शित करते हैं।
तो ऐसे स्थानों पर हम तारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ अपूर्ण विराम का भी प्रयोग हम लेखन में करते हैं। देखते हैं, किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कामायनी एक अध्ययन, इसे हम अयोगवह यानी अह के माध्यम से व्यक्त करते हैं, 2 बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। विज्ञान एक अभिशाप, तो यहाँ पर हमें इस शीर्षक को आगे स्पष्ट करना है, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण विराम के माध्यम से इसको दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने विराम चिन्हों को भली भांति समझ लिया होगा और अपने विद्यालयों में शिक्षण कार्य करते समय आप छात्रों को उचित प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग बता पाएंगे। धन्यवाद।